हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का लेक्चर नंबर 40। ठीक है ना भाई। आज की क्लास में जितनी भी आपकी कंसंट्रेशन की टर्म्स है, जो रस समीकरण मिति हम पढ़ रहे हैं विलयनों में, उन सबको आज हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो 3 की हमने बात कर ली थी भाई, आपके द्रव्यमान प्रतिशतता की, मास जो मास परसेंटेज था, आयतन प्रतिशतता की, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे मोलरता क्या है, मोललता क्या है, नॉर्मलता क्या है, फॉर्मलता क्या है, मोल अंश क्या है, मोल फ्रैक्शन वगैरह क्या है, इन सब की बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। मोलरता की बात करते हैं। मोलरता, अब देखो आपको डेफिनेशन में बोल रहा हूं, अगर आप चाहो तो आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। फॉर्मूला में यहां पर आपको डायरेक्ट लिख दूंगा। तो मोलरता क्या है? मोलरता है 1 लीटर विलयन में घुले हुए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं भाई? मोलरता कहते हैं। कि 1 लीटर विलयन में विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, इसको हम क्या कहेंगे भाई? मोलरता कहेंगे। जिसको किससे दिखाते हैं? कैपिटल एम से। और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो गया? मोलैरिटी बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होगा भाई? विलयन का आयतन होगा लीटर में। किसमें होगा बच्चों? लीटर में। और अगर ml में दे रखा है तो ऊपर किसका गुणा कर दोगे? 1000 का। क्यों? क्योंकि 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 ml। कुछ और यूनिट भी मैं आपको बता देता हूं चेंज करने की। ठीक है, आपसे पूछ ले 1 लीटर बराबर किसके होता है? 1 लीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के। ठीक है, और इसके बराबर में ही लिख देता हूं, और 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। और क्या हो सकता है? और हो सकता है भाई 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और क्या हो सकता है भाई? और आपका 1 ml हो सकता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। कन्वर्जन आपको पूछ ले तो 1 लीटर बराबर, ये आप 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब या 1000 ml आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, समझ गए बात को। आगे की बात करते हैं भाई। आगे की बात में देखो, अब विलेय के मोल, तो मोल का फॉर्मूला हम सबको पता है। मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यहां ट्रांसफर कर दें तो ये अब फॉर्मूला बदल के क्या हो जाएगा भाई? मोलरता बराबर, मोलरता बराबर विलेय का भार, और विलेय का भार किस में लेना है आपको? ग्राम में। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा? अणुभार। और अणुभार किसका? वही विलेय का। तो नीचे क्या आ जाएगा? विलेय का अणुभार। और अणुभार की यूनिट क्या होती है? ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और विलयन का आयतन गुणा किससे हो जाएगा? विलयन के आयतन से। और विलयन का आयतन आप सबको पता है किस में देना है? लीटर में। और अगर ml दे रखा हो आपको क्वेश्चन में तो ऊपर किससे गुणा कर दोगे? 1000 से। क्योंकि ml को लीटर में चेंज करना है तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। ठीक है, समझ गए? फॉर्मूला लिख लोगे। एक न्यूमेरिकल करा के मैं इस चीज को और आपको अच्छे से समझा देता हूं। ठीक है भाई, देखना न्यूमेरिकल, देखना क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन, 20 ग्राम NaOH 500 ml जल में, 500 ml विलयन में, 500 ml विलयन में घुला हुआ है, घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या दे रखा है भाई? 20 ग्राम आपको क्या दे रखा है? NaOH दे रखा है। ठीक है, कितने में घुला हुआ है भाई? 500 ml विलयन के अंदर घुला हुआ है। और आपसे क्वेश्चन में सीधा सीधा पूछ रहा है भाई विलयन की क्या बताओ? मोलरता बताओ। बड़ा आसान क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है भाई आपको? फॉर्मूला, मोलरता का फॉर्मूला, मोलरता को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। विलेय का भार क्या घुला है भाई? NaOH घुला है। कितना भार दे रखा है? 20 ग्राम। तो ऊपर रख दिया आपने 20 ग्राम। नीचे विलेय का अणुभार। अब अणुभार किसका निकालना है? विलेय का। विलेय कौन है? NaOH। तो NaOH का अणुभार क्या होगा? आपको पता है 1 Na का वजन कितना है भाई? 1 Na का वजन है 23 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना है? 16।
और एक हाइड्रोजन का कितना है 1 ग्राम, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा भाई। ठीक है, तो नीचे क्या रख दोगे 40 गुणा विलयन का आयतन किसमें दे रखा है भाई 500 ml में, हमें तो किसमें चाहिए लीटर में चाहिए, लेकिन लीटर में तो दे नहीं रखा। तो मैंने आपको बताया कि जब ml में दे रखा हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप ऊपर किससे गुणा कर दोगे 1000 से गुणा कर दोगे। तो ऊपर गुणा कर दिया हमने 1000 का। ठीक है, तो 20 से 40 कितनी बार गया 2 बार गया। ठीक है, और 2 से 500 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 1000 ऊपर भी 1000, यानी विलयन की जो मोलरता आएगी वो कितनी आई भाई 1 मोलरता आई, यानी विलयन की जो मोलरता आएगी वो कितनी आएगी आपकी 1। ठीक है, मोलरता की और आपको यूनिट पूछ ले कि मोलरता की यूनिट क्या लिखोगे, तो आपको पता है ऊपर तो क्या है मोल और नीचे क्या है लीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या यूनिट हो जाएगी इसकी मोल पर लीटर। समझ गए बात को, क्लियर है मोलरता। आगे इसको आप लिख लो फिर हम बात करें। अच्छा एक चीज और बताऊंगा आपको, चलो पहले लिख लो इसको फिर आपको बताता हूं। लिख लो भाई, ठीक है, ये साइड वाली चीज लिख लो, पहले यहां पे बता देता हूं। चलो ठीक है, और देखना कुछ और आपको कन्वर्ट करके दे सकता है, कुछ टर्म इंट्रोड्यूस कर देगा आपको, और आपको वो टर्म भी आनी चाहिए क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में वो हेल्पफुल रहेगी भाई। ठीक है, तो देखो आपको अगर बोल दे कि सेमी मोलर आपको विलयन दिया है, क्या दिया है आपको सेमी मोलर विलयन, तो सेमी मोलर विलयन का मतलब क्या है, सेमी मोलर विलयन का मतलब क्या है, मोलरिटी में आप भाग लगा देना 2 का, जो भी आपको मोलरता दी है उसमें भाग किसका लगा देना 2 का। अगर आपको पेंटी मोलर विलयन दिया है, पेंटी मोलर विलयन दिया है तो आप m में भाग लगा देना किसका 5 का। ठीक है, लेकिन याद रहे अगर आपको पेंटामोलर विलयन दिया है तो पेंटामोलर का मतलब मोलरिटी में गुणा कर देना किसका 5 का। ठीक है, पेंटी और पेंटा याद रहे दोनों, गलती मत करना। अगर आपको दे डेसीमोलर विलयन, क्या दे आपको डेसीमोलर विलयन, तो डेसीमोलर विलयन में आप मोलरिटी में भाग लगा देना 10 का। लेकिन आपको डेकामोलर विलयन बोले, डेकामोलर विलयन बोले तो मोलरिटी में गुणा कर देना किसका 10 का। ठीक है, अगर आपको सेंटीमोलर विलयन बोले, अगर आपको सेंटीमोलर विलयन बोले तो मोलरिटी में भाग लगा देना 100 का। अगर आपको मिलीमोलर विलयन बोले, मिलीमोलर विलयन बोले तो मिलीमोलर विलयन में आप भाग लगा देना किसका 1000 का। और अगर आपको माइक्रोमोलर विलयन बोले तो नीचे भाग लगा देना 10 की पावर 6 का। ठीक है, समझ गए बात को। इस कहानी को कभी कभी दे देता है कि हमारे पास सेमी मोलर विलयन है, तो सेमी मोलर बच्चे अटक जाते हैं, तो याद रहे सेमी मोलर का मतलब m/2, मोलरिटी में भाग लगा दो किसका 2 का। ठीक है ना, चलो लिख लो इन सारी कहानियों को, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोको, रोककर आपके हाथ में बटन है, आप चाहो जो कुछ कर सकते हो। चलो भाई आगे बात करते हैं। हम मोलरता की बात कर ली, अब इसके ही सिमिलरिटी सा प्रोनाउंसिएशन है मोलरता। मोलरता हो गया, अब होगा मोललता। ठीक है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मोलैलिटी। क्या बोलेंगे, मोलैलिटी। उसको देखते हैं कि मोलैलिटी क्या है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊंगा अभी मोलरता में। ठीक है, एक चीज और बताऊंगा भाई, काम की चीज है, आनी चाहिए। ठीक है, देखना भाई, स्टार लगा के इस स्टेटमेंट को लिखता हूं कि ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। ठीक है, V से हम इसको दिखाते हैं आयतन को, और अगर आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ता है, अतः मोलरता घटती है, अतः मोलरता घटती है। क्वेश्चन बनता है आपका कंपटीशन एग्जाम में कि निम्न में से कौन सी सांद्रता की इकाई ताप द्वारा प्रभावित होती है। तो एक ट्रिक बता देता हूं आपको, आप सूत्र में, जिनके भी सूत्र में आयतन आ रहा है वो सारी ताप से प्रभावित होंगी। ताप बढ़ाओगे तो उन सांद्रता की जो इकाइयां हैं उनकी वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ेगा, इस वजह से मोलरता कैसी होती है, डिक्रीज होती है। अब ये आयतन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं कि स्पीसीज आपकी कितनी जगह घेर रही है उसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है भाई, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी तो आयतन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई अणु आपके कैसे होंगे, भागेंगे, दूर दूर भागेंगे मॉलिक्यूल, तो आपका आयतन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, और आयतन बढ़ेगी तो मोलरता घटेगी, क्योंकि मोलरता और आयतन में कैसा रिलेशन है भाई, इनवर्सली
अब ये भी आपने लिखा था ना नीचे, विलयन का आयतन किसमें लिखा था, नीचे लिखा था। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता कैसी होगी, घटेगी, ठीक है, क्योंकि विलयन का आयतन के साथ कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। समानुपाती में क्या होता है, मान के चलो मैं बोलूं कि मोलों के समानुपाती है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा होता है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। ये रिलेशन होता है आपका समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो समझ गए, क्या समझे आप, कि जिनके भी फॉर्मूले में आयतन आ रहा है वो सारी वैल्यू आपकी ताप द्वारा प्रभावित होंगी। अब हम बात कर लेते हैं भाई, ऊपर का स्टेटमेंट आप लिख लोगे। अब बात करते हैं हम अगली कंसंट्रेशन की टर्म्स की, जिसका नाम है मोललता। मोललता इसको दिखाते हैं स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, मोलैलिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक, याद रहे यहां पर मैंने विलयन नहीं बोला, क्या बोला है, विलायक बोला है। तो क्या लिखोगे आप कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई, मोललता बराबर क्या होगा, विलेय के मोल, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार किसमें लेना है भाई, किलोग्राम में, किसमें लेना है, किलोग्राम में, ठीक है, समझ गए। तो आपको पता है मोल का फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं किसको, किसको रख सकते हैं, भार बटा अणुभार को। तो भार बटा अणुभार रख दो, तो मोललता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार किसमें, वही ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और गुणा किससे करना है, विलायक के भार से, विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में, ठीक है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला जो फाइनल जो दूसरा लिखता हूं, यही डायरेक्ट आप इसी को रखो, सारे क्वेश्चन आपके लगभग इसी से हो जाएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करोगे, नहीं आता तो फिर आप वीडियो को ऑन करके देखोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखता हूं भाई, देखना क्वेश्चन, देखो क्या लिख रहा है, 10% W/W जलीय H2SO4, जलीय H2SO4 की मोललता ज्ञात कीजिए, मोललता ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको बताना भूल गया कि अगर आपको यूनिट पूछ ले कि मोललता की यूनिट क्या होती है, तो ऊपर क्या है मोल, नीचे क्या है किलोग्राम। किलोग्राम ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। और यहां पर मुझे बताओ कहीं भी आयतन आ रहा है क्या, आयतन शब्द कहीं भी आ रहा है क्या, आप बोलोगे नहीं। और आयतन अगर नहीं आ रहा है तो ये ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगी। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है कि निम्न में से कौन सी इकाई ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, तो आपका आंसर होगा मोललता, ठीक है। तो यहां पर स्टार लगा के लिख लो कि मोललता, मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती, नहीं होती। समझ गए बात को। इस क्वेश्चन को पॉज करके करने की कोशिश करो भाई, फिर आगे की बात करते हैं। देखो चलो, अब आपको इसने वजन नहीं दिया, विलेय का भार नहीं दिया, इसने क्या दे दिया, भार प्रतिशत दे दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, भार प्रतिशत हम पढ़ चुके हैं। 10% W/W जलीय H2SO4 का मतलब क्या है कि 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, विलयन में उपस्थित है भाई, यही मतलब है। ऊपर विलेय और नीचे आपका विलयन, तो 10 ग्राम H2SO4 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है। और आपको पता है विलेय प्लस विलायक क्या होता है, विलेय प्लस विलायक बराबर क्या होता है, विलयन, ठीक है। तो हमको विलयन दे रखा है कितना, 100 ग्राम, हमको विलेय दे रखा है कितना, 10 ग्राम। तो हम विलायक निकाल लेंगे भाई। विलायक बराबर क्या होगा, विलायक बराबर होगा 100 - 10,
तो विलायक का वजन कितना आ गया 90 ग्राम, क्योंकि नीचे हमको किसका भार रखना है भाई, विलायक का रखना है। चलो भाई सारी कहानी पूरी, मोलैलिटी बराबर क्या हो गया, विलेय का भार कितना हो गया 10 ग्राम बटे विलेय का अणुभार, अणुभार निकालना है किसका, H2SO4 का, निकाल लो भाई H2SO4 का। हाइड्रोजन का वजन 1, सल्फर का 1 का 32 ग्राम, 1 ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो 2 प्लस कितना हो गया 32 और 16 चौकू 64, डायरेक्ट रख दो, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है 8, तो ये हो गया 98 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो अणुभार रख दो नीचे, कितना आ गया 98 गुणा विलायक का भार आपने निकाल लिया, कितना आ गया 90। अब आपको तो किस में रखना है, किलोग्राम में, लेकिन दे किस में रखा है, ग्राम में। तो हमको पता है भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो ऊपर किससे गुणा हो जाएगा, 1000 से गुणा हो जाएगा भाई, ठीक है। तो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1.134 मोल प्रति किलोग्राम। और ये किसकी यूनिट है भाई, मोललता की यूनिट है, ठीक है। समझ गए कहानी को सारी को, ठीक है। एक बार इसको आप अच्छे से लिख लो, ठीक है, फिर आगे की कहानी के बारे में बताता हूं। लिखो भाई, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके वीडियो को आराम से लिख सकते हो, ठीक है। कोई शोरगुल नहीं है भाई, रात में आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, आराम से आप इस चीज को पढ़ सकते हो। चलो आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अगला है आपका मोलरता हो गया हमारा, मोललता भी हो गया, अगला है हमारा नॉर्मलता। तो अगली हेडिंग लगाओगे आप नॉर्मलता। मैं बड़े सिंपल से आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है भाई, सिंपल भी है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों को हम समझते जा रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। कई बार आपको क्या कर देता है, डेंसिटी को इंट्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में भी बता देता हूं, ठीक है। कई बार आपको क्या दे देगा, घनत्व दे देगा वो। तो घनत्व हमको पता है, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब होता है द्रव्यमान और वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आयतन, ठीक है। तो आपको कई बार घनत्व दे देगा, वो आयतन नहीं देगा। तो विलयन के आयतन निकालने के लिए आप क्या करोगे, कई बार आपको विलयन का घनत्व दे देगा, आयतन नहीं देगा। तो आयतन निकालना है तो हम क्या कर देंगे भाई, द्रव्यमान में किसका भाग दे देंगे, डेंसिटी का भाग दे देंगे, और इस तरीके से हम आयतन निकाल देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं, कई बार क्वेश्चन आ जाएगा और मैं आपको करवा भी दूंगा इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो वहां पर आपको इस तरीके से क्या निकालना है, विलयन का आयतन निकालना है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, अगली हमारी हेडिंग है नॉर्मलता, ठीक है। तीसरा नॉर्मलता, जिसको किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी। क्या लिखेंगे बच्चों, नॉर्मेलिटी लिखेंगे। देखना इसको, देखना भाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। क्या बोला मैंने, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के ग्राम तुल्यांक। अभी ग्राम तुल्यांक क्या होता है अभी बताता हूं, ठीक है, घबराना मत। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे, ठीक है ना। देखो तो नॉर्मलता का फॉर्मूला, नॉर्मलिटी बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन किसमें होगा, वो ही आपका लीटर में, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट बंद करो। और आपको पता है कि ग्राम तुल्यांक को हम लिखेंगे तो उसी तरीके से जैसे हम भार बटा अणुभार लिख रहे थे ना, अब क्या हो जाएगा, भार बटा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार क्या होता है, एक नई टर्म है, इसको भी मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट में, ठीक है। एक पूरी क्लास लूंगा आपकी तुल्यांकी भार पर, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। तो अभी सिर्फ थोड़ा सा बताऊंगा, इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा उसमें पूरे तुल्यांकी भार को डिटेल से पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखना भाई, अब नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम तुल्यांक को और हम डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, विलेय का भार, और विलेय का भार किसमें, ग्राम में, ठीक है। और नीचे हम अणुभार लिख रहे थे, मोलर भार लिख रहे थे, अब क्या लिखेंगे हम, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, विलेय का तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट गुणा विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन वो ही किसमें, किसमें भाई, लीटर में, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद। ये फॉर्मूला आप लास्ट वाला काम में ले लो डायरेक्ट, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब तुल्यांकी भार को मैं छोटा सा आपको बता देता हूं भाई कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार। जनरली ये फॉर्मूला आपको हर जगह काम में आ जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी तुल्यांकी भार को निकालने में। परमाणु भार में या अणु भार में या मोलर भार में, ठीक है, अणु भार में आप भाग लगा दो। किस किस का भाग लगा दो भाई? आपका आवेश का भाग लगा दो, जो चार्ज अगर दे रखा है, ठीक है। दिए गए H+ आयन की संख्या का भाग लगा दो, दिए गए OH- आयन की संख्या का भाग लगा दो, अम्लता या क्षारता भी आप इसको बोलते हो, ठीक है। और क्या कर दो भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जो हेराफेरी हुई है, जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं या ग्रहण किए गए हैं, उनका भाग लगा दो, या वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, संयोजकता कारक का आप भाग लगा दो। इनमें से किसी भी एक चीज का भाग आप लगा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? तुल्यांकी भार आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH COOH 0.2H2, ठीक है। इसका अणुभार आप कैलकुलेट करोगे तो इसका अणुभार क्या आता है भाई? इसका अणुभार आता है 126 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि यहां से जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो ये डिसोसिएट होके भाई क्या देता है? ये ऑक्जेलेट आयन देता है। इस तरीके से क्या देता है? ऑक्जेलेट आयन देता है। तो कितने H+ आयन दिए इसने? 2 H+ आयन दिए। तो भाग कितने का लगाओगे? 2 का भाग लगाओगे। तो तुल्यांकी भार आपको इसका निकालना है, तो तुल्यांकी भार इसका कितना आ जाएगा भाई? तुल्यांकी भार इसका आ जाएगा, अणुभार कितना है? 126। अणुभार में भाग लगा दो, दिए गए H+ आयन की संख्या 2 दिए, तो इसका तुल्यांकी भार कितना निकल के आया? 63 निकल के आया। समझ गए? अब मैं आपसे बोलूं कि NaOH का तुल्यांकी भार बताओ, तो NaOH में आपको पता है कितना OH- आयन देगा? ये एक ही OH- आयन देगा। तो मैं अणुभार में एक का भाग लगाऊं या ना लगाऊं, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। तो NaOH का तुल्यांकी भार और अणुभार दोनों कैसा होगा? एक समान होगा, क्योंकि एक OH- आयन दिया है तो भाग हम एक का लगाएंगे। अब एक का भाग लगाओ या मत लगाओ, कोई सेहत पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए बात को? कहानी को समझ गए? ठीक है। तो तुल्यांकी भार को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देकर इस चीज को समझाता हूं। अच्छा, यूनिट भी देख लो इसकी। यूनिट आपसे कोई पूछ ले तो यूनिट क्या लिखोगे आप? ग्राम तुल्यांक, नीचे लीटर है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? इनवर्स में हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स आप लिख सकते हो, या ये भी लिख सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। ये हो जाएगी इसकी यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन देखना भाई, क्वेश्चन देखो। 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 250 ml विलयन में घुला हुआ है। 250 ml विलयन में घुला हुआ है। इसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, इसकी नॉर्मेलिटी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सिंपल आपको क्वेश्चन दे रखा है भाई। अब देखो, आंसर आप इसका बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है। नॉर्मेलिटी बराबर क्या है? विलेय का भार। कितना दे रखा है? कौन घुला है भाई? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का भार हो गया 6.3, ठीक है। और विलेय का तुल्यांकी भार कितना है इसका भाई? 63 है, ठीक है। गुणा विलयन का आयतन, किसमें देना है? लीटर में। दे किसमें रखा है? ml में। तो ml में दे रखा होगा, ऊपर किससे गुणा कर देंगे भाई? 1000 से। किसी की यूनिट लिखी नहीं है तो इसकी भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है जब भी पॉइंट आ जाए तो पॉइंट को कैसे सोल्व करना है भाई? पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1। तो इधर से पॉइंट हटाऊंगा, नीचे कितनी जीरो लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गई भाई आपकी, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, देखो 63 से 63 गया, और 25 से अगर आप 10 काटोगे तो 25 और पॉइंट लगा के 0 लगानी पड़ेगी, और 25 चौका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी इसकी जो नॉर्मेलिटी आई वो कितनी निकल के आई? 0.4 नॉर्मेलिटी का आपका सॉल्यूशन बनेगा जब आप 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड को किस में मिलाओगे? 250 ml विलयन के अंदर आप इसको घोलोगे, ठीक है। समझ गए इस कॉन्सेप्ट को भाई? अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये ताप द्वारा प्रभावित होगी ये इकाई? बताओ भाई, क्या ये इकाई ताप द्वारा प्रभावित होगी? तो आपका आंसर होगा हाँ सर, ये ताप द्वारा प्रभावित होगी। क्यों होगी भाई? क्योंकि विलयन का आयतन किसमें दे रखा है? लीटर में। तो जहां भी विलयन का आयतन लीटर में आपको आ जाए तो वो ताप द्वारा प्रभावित होगी। ताप बढ़ाएंगे तो नॉर्मेलिटी के मान घटेंगे। समझ गए भाई? लिखो इस कॉन्सेप्ट को, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके लिख सकते हो। चलें भाई आगे, मिटा दें। चलो नेक्स्ट आपका है भाई मोलरता हो गया। एक चीज और है, नॉर्मलता भी हो गई आपकी। अब बताता हूं आपको फॉर्मलता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेलिटी, ठीक है।
बस फॉर्मेलिटी करनी है अपन को, है वो वाली फॉर्मेलिटी नहीं, सांद्रता की कंसंट्रेशन की एक टर्म है फॉर्मेलिटी। जनरली काम वैसे आपका मोलरिटी नॉर्मेलिटी से चल जाता है, लेकिन फॉर्मेलिटी भी समझ लो फॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, देखो अगला है आपका नंबर, आप देख लेना भाई, नंबर 4 है शायद। ठीक है, फॉर्मलता। फॉर्मलता रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एफ से, फॉर्मेलिटी। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी क्या है और इस टर्म की आवश्यकता क्यों हुई? देखो भाई, अब होता क्या है, आपने विलय को विलयन के अंदर डाला, विलय को आपने विलायक के अंदर डाला, तो अगर वहां पर दो कंडीशन हो सकती हैं आपकी, कि वो वहां पर जाकर जुड़ जाए, जुड़ का मतलब संगुणन हो जाए, या विलायक के अंदर जाके उसका आयनन हो जाए। आयनन का मतलब वहां पर आपको एक एक आयन अलग अलग हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं एक चीज की, जैसे आपका एथेनोइक एसिड है, यानी एसिटिक एसिड है आपका, ये बेंजीन में जाके क्या हो जाता है? डाइमर हो जाता है। डाइमर का मतलब दो बेंजीन के अंदर जाके दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं भाई? CH3 COOH और इधर भी CH3 COH और इधर डबल बॉन्ड O, तो यहां पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और इधर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही ये बेंजीन के अंदर गए तो दो अणु आपस में चिपक कर क्या बना लिए भाई? द्विलक बना लिए, और द्विलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर आपका भार कैसा हो गया? जस्ट डबल हो गया, क्योंकि दो जुड़ गए ना भाई, तो दो जुड़ने से भार भी कैसा हो गया? इनका जस्ट डबल हो गया। तो यहां पर आप अकेला मोलर भार नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि यहां पर अंदर जाके भाई दोनों जुड़ गए, तो इनका भार कैसा हो गया? जस्ट डबल। तो यहां हम अणुभार या मोलर भार टर्म यूज ना करके क्या यूज करते हैं भाई? टर्म सूत्र भार यूज करते हैं। सूत्र भार का मतलब भाई जो कहानी विलायक के अंदर जाके हो रही है उतना एग्जैक्ट भार आप उसमें रख दोगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो इसको कहोगे क्या आप? इसको कहोगे क्या? देखो, फॉर्मेलिटी को रिप्रेजेंट करोगे F से, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? डायरेक्ट लिख दूं, विलय का भार, और विलय का भार किसमें? ग्राम में, बटे विलय का सूत्र भार। और सूत्र भार क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं, विलय का सूत्र भार, ठीक है, गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, और आयतन किसमें? वो के वो ही लीटर में। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एथेनोइक एसिड का एक का वजन देखें हम तो क्या है? CH3 COOH, दो कार्बन है 24 होगा, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है 4 होगा, और 16 16 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। ठीक है, जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे भाई? जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 60। लेकिन यहां पर दो जुड़ जाते हैं, तो यहां पर जो सूत्रभार होगा वो कितना होगा भाई? सूत्रभार 120 ग्राम मोल इनवर्स होगा। ठीक है, अणुभार नहीं है ये, क्या है? सूत्रभार, क्योंकि दो जुड़ गए हैं तो जस्ट कैसा हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो वही जब भी आपको कैलकुलेशन करने को आएगी, आपको बोले कि आपका जो एथेनोइक एसिड है, या मैं बोलूं कि जो आपके एसिटिक अम्ल है वो बेंजीन में जाके क्या हो रहा है भाई? संगुणित हो रहा है, इसकी फॉर्मेलिटी बताइए। तो आपको सिर्फ अंतर इतना सा करना है, सूत्रभार की जगह आप उसमें क्या रख दोगे? दुगना वजन रख दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे भाई, सिंपल है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, या क्वेश्चन करवाओगे? चलो एक क्वेश्चन करवा ही देते हैं भाई। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन। देखो, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल बेंजीन में, बेंजीन में संगुणित होकर, संगुणित का मतलब जुड़कर, दो अणु जुड़ जाएंगे, संगुणित होकर द्विलक बनाता है, द्विलक बनाता है यदि 12.2 ग्राम बेंजोइक एसिड, 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल विलयन में घुला हुआ है, विलयन में घुला हुआ है, तो फॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन में ही साफ साफ उसने दे रखा है संगुणित होकर क्या बना रहा है भाई? डाइमर बना रहा है। डाइमर का मतलब दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और बेंजोइक अम्ल की अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपकी स्ट्रक्चर होती है बेंजोइक अम्ल की। ठीक है, COOH। और अगर फॉर्मूला लिखोगे इसका, तो फॉर्मूला क्या है इसका? C6H5COOH। तो इसका जब आप अणुभार कैलकुलेट करोगे तो इसका अणुभार क्या निकल के
आता है 122 ग्राम मोल इनवर्स। आप कैलकुलेट करके देख लोगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो आपको पता है डाइमर है, तो डाइमर में आपका सूत्र भार कितना हो जाएगा, 2 से गुणा 122 का, तो कितना आ जाएगा इसका सूत्र भार, 144 आ जाएगा। फॉर्मूले में रखो, आंसर आपके सामने। ठीक है, क्या दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है, 12.2 ग्राम, तो 12.2 ग्राम बटे आपको क्या दे रखा है, विलेय का सूत्र भार कितना है, 244 है, गुणा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे रखा है भाई, 1 लीटर विलयन में, यहां लिख लेना 1 लीटर विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन का आयतन कितना हो गया, 1 लीटर। अब लीटर ही दे रखा है तो नीचे 1 रखेंगे, ऊपर किसी से गुणा करना नहीं है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1, तो पॉइंट हटाएंगे, इधर 1 0। 122 से 244 कितनी बार गया, 2 बार, 2 का गुणा किया 10 से तो कितना आया, 1/20, और 1/20 का मतलब क्या आया, 0.05 मोलरिटी। यह आपका आ चुका है आंसर। समझ गए भाई, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। लिख लो भाई इस क्वेश्चन को, फिर आगे की कहानी बताता हूं आपको। ठीक है, लिखो पहले इस क्वेश्चन को लिखो। चले भाई आगे देखो, अगली बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल अंश जिसको आप बोलते हो, देखना अगला देखो भाई, नंबर 5, मोल अंश या मोल भिन्न भी आप इसको कह सकते हो। इसको किससे दिखाते हैं, काय से दिखाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखना मोल फ्रैक्शन क्या है, पहले मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, काय बराबर किसी घटक के मोल, किसी घटक के मोल यानी जिस घटक का आप निकाल रहे हो, ठीक है, बटा विलयन के कुल मोल, विलयन का या विलयन के कुल मोल। ये आपका फॉर्मूला हो गया भाई मोल अंश निकालने का। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, आपका कोई यौगिक है और वो आपके 3 अवयवों से मिलकर बना है ABC, तो A के मोल का कितना प्रतिशत है, B के मोल का कितना प्रतिशत है, C के मोल का कितना प्रतिशत है, उस चीज को हम किससे निकालते हैं भाई, मोल अंश के फॉर्मूले से हम निकालते हैं। ठीक है, तो विलयन के एक घटक के मोल हम लिख लेते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। जिसका भी आप निकाल रहे हो उसके लिए क्या लिखोगे, विलयन के एक घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल, उससे आप निकाल लोगे। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसमें कितने घटक है, 2 घटक है। 2 घटक हमने ले लिए, एक घटक A है व दूसरा कौन सा है, B घटक है। तो अगर A का मोल अंश निकालना है तो ऊपर किसके मोल आएंगे, A के मोल, नीचे किसके आएंगे, A के मोल प्लस B के मोल, A के मोल प्लस B के मोल। ठीक है, और A के मोल को हम दिखा देते हैं Na से और B के मोल को हम दिखा देते हैं किससे, Nb से। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर Na आ गया और नीचे क्या आ गया, Na प्लस Nb के मोल आ गए। ठीक है, समझ गए कहानी को। और अगर हम इसी तरीके से B के मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें तो ऊपर किसके मोल आ जाएंगे, B के, और नीचे किसके आ जाएंगे, पूरे टोटल सॉल्यूशन के आ जाएंगे, Na प्लस Nb के। समझ गए बात को। और XA प्लस XB बराबर किसके होगा, 1 के। अरे भाई तीनों के हम मोल अंश को जोड़ देंगे तो 100% आ जाएगा, 100% आ जाएगा ना। तो कहने का मतलब आपके जितने भी घटक हैं उनका योग करोगे तो योग कितना आएगा, इकाई आएगा। यानी अगर हम कहें XA प्लस XB कितना होगा, तो XA प्लस XB किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, द्विअंगी विलयन के लिए। मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके पास टर्सरी सॉल्यूशन है या टर्नरी सॉल्यूशन है, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। और आपके पास टर्नरी सॉल्यूशन है या मैं बोलूं त्रिअंगी सॉल्यूशन है, तो त्रिअंगी का मतलब इसमें 3 अवयव होंगे, तो 3 अवयवों का योग किसके बराबर होगा, 3 अवयव, जैसे एक CB आ गया, तो अगर आपके 3 अवयव हैं तो तीनों अवयवों का योग किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। भाई यहां पर 3 अवयव हैं तो तीनों का जब मोल अंश का आप योग करोगे तो तीनों का योग कितना आएगा, 100% आएगा। मैं कह दूंगा A कितना है, 40% है, B कितना है आपका 30% है, तो C कितना होगा, 30% होगा। तीनों को जोड़ोगे तब 100% आएगा कुल, और 100% का मतलब तीनों घटकों के मोल अंश को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा था इस बार कंपटीशन एग्जाम में, स्कूल लेक्चरर के वो पूछा था आपसे कि A का मूल अंश इतना है, B का मूल अंश इतना है और C का मूल अंश इतना है। मान के चलो इसका 0.4 है और इसका बोल दिया इसका 40% है और इसका बोल दिया इसका 10% है, तो टोटल बताओ कितना होगा।
ठीक है, आंसर आपका आएगा 1। ठीक है, तीनों को जोड़ दो तो जो आपका मूल अंश आएगा वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना भाई। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ये लाइन भी पूछ रखी है, जो हर लाइन में लिख रहा हूं ना यहां पर, ये मान के चलो भाई कहीं ना कहीं वो पूछी जा चुकी है और आगामी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। तो इस वजह से एक एक लाइन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। अब ये जो मूल अंश है ना, वो कैसा होता है भाई, इकाई रहित है, यूनिट लेस है। कैसा है भाई, ये यूनिट लेस है, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है। अरे भाई ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, मोल से मोल कट गया, कोई इसकी इकाई नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि निम्न में से कौन सी विलयन की सांद्रता की इकाई की सांद्रता की जो यूनिट है उसकी कोई इकाई नहीं है, यानी इकाई रहित कौन सा है। तो इकाई रहित कौन सा है, आपका मोल अंश है। समझ गए बात को। एक क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन कराता हूं भाई। ठीक है, पहले इन चीजों को लिख लो, फिर क्वेश्चन लिखता हूं। लिख लिया, वीडियो को रोक के लिख लो भाई। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं बढ़िया सा। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप आराम से मूल अंश को निकाल लोगे। ठीक है, देखना क्वेश्चन, देखना भाई, देखो क्वेश्चन देखो। 60 ग्राम मैथिल अल्कोहल को, मैथिल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3OH। IUPAC हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है ना, तो मैथिल अल्कोहल को 120 ग्राम जल में घोला गया है या जल में मिलाया गया है। ठीक है, मिलाया गया है। मैथिल अल्कोहल व जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। जल का मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखो एक बार, समझने की कोशिश करो। क्या बोल रहा है, 60 ग्राम मैथिल अल्कोहल को 120 ग्राम पानी में मिलाकर आपने विलयन बनाया है। मिलाकर एक विलयन बनाया है, विलयन बनाया गया है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और CH3OH का आपको इसमें क्या निकालना है, मूल अंश, और आपको जल का मूल अंश आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा भाई। ठीक है, तो पहले हम मूल निकाल लेते हैं, क्योंकि मूल अंश की बात कर रहा है तो मूल हमको निकालने हैं। पहले तो किसके मूल निकालने हैं हमको, मैथिल अल्कोहल के। फिर हमको किसके मूल निकालने हैं भाई, जल के मूल निकालने हैं। तो मैथिल अल्कोहल का पहले हमको क्या आना चाहिए भाई, इसका अणुभार आना चाहिए, क्योंकि इसके अणुभार हमको क्या आएंगे, काम में आएंगे। ठीक है, तो अणुभार निकाल लेते हैं। एक कार्बन का कितना, 12, एक हाइड्रोजन का 1, एक ऑक्सीजन का 16। ठीक है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो कितने हो जाएंगे भाई, 4 और ये हो गया आपका 6, 6 और 6 आपका 12 की 2 हाथ से लगी 1, कितने हो जाएंगे आपका 32 आ गया। तो 32 ग्राम मोल इनवर्स इसका क्या आ गया, अणुभार आ गया। वजन कितना दे रखा है, 60 ग्राम, 60 में भाग लगाओ 32 का, क्या आ जाएगा 1.875। ठीक है, पानी का आपको वजन कितना दे रखा है भाई, 120 ग्राम। ठीक है, 120 ग्राम, और पानी का आपको भार पता है, 2 हाइड्रोजन का 2, 1 का 16, और 16 और 2 कितने हो गए भाई आपके 18 हो गए। और जब 120 में आप 18 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 6.66, और 1 और आगे क्या हो जाएगा 7। भाग देके देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मोल अंश निकाल लिए। अब हमारे लिए कैलकुलेशन करना आसान है भाई। कैसे है कि x पहले हम किसका निकालेंगे, CH3OH का, फिर दूसरा आप निकालना चाहो तो निकाल लो, वरना एक में से घटाकर भी हमारा काम चल सकता है। ठीक है, तो ऊपर किसके मोल भाई, ऊपर मोल मैथिल अल्कोहल के कितने हैं, 1.875, और नीचे किसके मोल, नीचे टोटल विलयन के मोल। तो टोटल विलयन के मोल हम एक बार लिख लेते हैं, विलयन के मोल लिख लेते हैं। विलयन के मोल कितने आएंगे भाई, दोनों को जोड़ दो, वो विलयन के कुल मोल आ जाएंगे। क्या है, 6.667, और क्या है 1.875। 7 5 12 की 2 हाथ से लगी 1, 7 7 14 की 4 हाथ से लगी 1, 9 9 और 6 कितने हो गए 15, हाथ से लगी 1, 6 और 8, 8.542, 8 कितने आए 542। ठीक है, और यहां पर हम लिखेंगे तो ऊपर किसके मोल 6.667 बटे 8.542। ठीक है, यही आएगा। तो जब आप 1.875 में
8.542 का भाग लगाओगे तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी 0.22, और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी कितनी आएगी भाग लगाने पर 0.78। तो आपको भाई सीधा सीधा पता चल रहा है ना भाई पता कि आपको जब आपने भाग लगाया तो आपकी जो वैल्यूज आई उनको जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर आपका एग्जैक्ट कितना आएगा 1 आएगा। एग्जैक्ट कितना आएगा भाई 1 आएगा। तो देख लो XCH3OH प्लस XH2O बराबर किसके आ जाएगा 1 के आ जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 1 का आप ऐसे भी निकाल सकते थे, XH2O बराबर क्या हो जाता X1 माइनस XCH3OH। ठीक है, तो आप 1 में से किसको 0.22 को कर देते तो यहां से डायरेक्ट आपका इस तरीके से भी आंसर आपका आ सकता है। तो आपको दोनों प्रोसेस मैंने बता दिया, आप इच्छा हो उस प्रोसेस से काम कर सकते हो। ठीक है, लिख लो भाई इसको, एक बार लिख लिया, मिटा दे भाई इसको। चलो अब लास्ट में आपकी और बची हैं 2, इसके बाद ये सांद्रता वाला चैप्टर आपका यहां पर जो टॉपिक है वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट देखो भाई, अगला कौन सा नंबर है, 6वां है भाई शायद, ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो जब आपका विलय बहुत कम मात्रा में हो, विलय आपका बहुत कम मात्रा में, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में हो, तब आप किस कंसंट्रेशन का यूज करते हो भाई, मार्कर गिर गया, चलो किस कंसंट्रेशन का यूज करते हो आप ppm का यूज करते हो। और भी कम मात्रा में हो तो आप ppb का यूज करते हो। जैसे जल की कठोरता हो गई, आपकी फ्लोराइड की मात्रा हो गई, ठीक है, या वायुमंडल में प्रदूषकों की मात्रा हो गई, जैसे वायुमंडल में आपका सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, ट्राइऑक्साइड कितना है, इन सब की जो वैल्यूज होती हैं वो किसमें ppm में या ppb में निकाली जाती है। ठीक है, समझ गए। तो जब विलय आपका बहुत ही कम मात्रा में हो तब इन कंसंट्रेशन को यूज करना है। ठीक है, तो ppm कैसे निकालेंगे, ppm का फॉर्मूला क्या है, विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का भार, और विलयन का भार भी किसमें भाई, ग्राम में, गुणा किससे कर दो 10 की पावर 6 से, क्योंकि मिलियन क्या होता है 10 की पावर 6, बिलियन क्या होता है 10 की पावर 9, ट्रिलियन क्या होता है 10 की पावर आपकी 12। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। और मैं यहीं पर भाई आपको ppb भी बता देता हूं, ppb इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, बिलियन का मतलब 10 की पावर 9। ठीक है, देखना है इसको, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ppb बराबर विलय का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलयन का भार, और विलयन का भार किसमें, ये भी ग्राम में, लेकिन जो गुणा करना है वो इस बार किससे करना है 10 की पावर 9 से। किससे करना है बच्चों, 10 की पावर 9 से। ठीक है, ये चीज आपको याद रहे। दूसरी बात, अगर आपको विलय का भार नहीं दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर विलय का आयतन ml में, और नीचे क्या लिखोगे, विलयन का आयतन वो भी ml में, और गुणा कर दोगे 10 की पावर 6 से। कुल मिला के दोनों जगह ऊपर नीचे आपको यूनिट कैसी रखनी है, समान रखनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बता देता हूं आपको, फटाफट देखो क्वेश्चन भी देखो। क्वेश्चन देखो, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम विलयन में 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। इसकी सांद्रता ppm में ज्ञात करो। इसकी सांद्रता ppm में ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में कि समुद्री जल है, समुद्री पानी है, उसके 1 किलोग्राम विलयन में आपका इतनी ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है। तो सांद्रता पूछ रहा है ऑक्सीजन की, किसमें, ppm में पूछ रहा है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, ये रहा हमारा फॉर्मूला। ppm का फॉर्मूला क्या है, ऊपर विलय का भार, विलय कौन है, ऑक्सीजन, भार दे रखा है भाई आपको, कितना दे रखा है 5.8 गुणा 10 की पावर -3 ग्राम। ठीक है, नीचे क्या दे रखा है, विलयन का भार, और विलयन का भार आपको दे रखा है प्रति किलोग्राम विलयन, यानी प्रति किलोग्राम, और आपको पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो देखो यहां पे नीचे आपको 1 किलोग्राम दे रखा है, तो इसको 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लो।
क्या आ जाएगा भाई, नीचे 1000 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यहां भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। गुणा किससे करना है, 10 की पावर 6 से। ठीक है, तो देखो नीचे आपके कितनी जीरो हैं, 3 जीरो। तो 3 जीरो से यहां पर आप 3 जीरो काट सकते हो, तो प्लस की कितनी जीरो बच जाएंगी, 3 बच जाएंगी। ठीक है, और प्लस की 3 और माइनस की 3 ये कट जाएंगी भाई। तो आपकी जो सांद्रता बचेगी वो किस में आएगी, 5.8 ppm आएगी आपकी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो एक बार आप इस क्वेश्चन को भी लिख लो और ये दोनों फॉर्मूले को आप एक बार पहले लिख लो भाई। ठीक है भाई, तो सांद्रता की आपने आज सारी जो रस समीकरण मिति है वो पूरी आपने अच्छे से पढ़ ली है। कल की क्लास में हम, या इससे आने वाली जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे तुल्यांकी भार की। तुल्यांकी भार को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कई बार एग्जाम में, आपका कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, तो इस चीज को पढ़ेंगे। जब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अब देखो पूरा जो लेक्चर है आपको एक एक करके जो भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वो आपको खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।